आगे प्रोसीड करते हैं। तो कल हमने अपनी बायोलॉजी क्लास में जो ब्रांचेस डिस्कस की थी वो थी साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, टेक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, मैं वन बाय वन सबका नाम लेती जाऊंगी यहाँ से और आप मुझे एक एक ब्रांच के बारे में जल्दी से बता। ओके जी, तो पहले बताएंगी बुशरा। बुशरा साइटोलॉजी। बुशरा अनम्यूट हो जाइए आप और साइटोलॉजी के बारे में बताइए। Is the branch of biology which deals with the study of the structure, function, composition of cell organisms is called cytology. Functions of जी बुशरा। It is the branch of biology. It is the branch of biology which deals with the study of the structure, function, composition of cell organelles is called cytology. Very good बुशरा, very good. Cell function, structure and function of cell organelles. Well done बुशरा. Okay, next histology. Histology को बता रही है अमृता। अमृता अनम्यूट करके जल्दी से बता दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी अमृता। Histology is the branch of biology which deals with the plant under the and animals under a microscope. Plants and animals under a microscope. अमृता रिकॉल करें। जरूरी नहीं आप एग्जैक्टली बुक वाली बताएं या नोट्स वाली बताएं, आप वो याद करके बताइए जो आपको समझ आया था। छोटे छोटे एनिमल्स जो हम माइक्रोस्कोप्स के जरिए देख सकते हैं या कोई कोई छोटी छोटी चीज। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं ना। फिर हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस इज हिस्टोलॉजी। ठीक है, चले दोबारा से इसको एक दफा आप पढ़िएगा जो हमने बातें की थी। फिर है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमें बता रहे हैं जी कौन बताएगा फिजियोलॉजी? तैयबा। तैयबा जी फिजियोलॉजी। तैयबा को जी तैयबा आपको It is a branch of biology in which we study the function of different organism of living organism. वेल डन, वेरी गुड। वर्दा आपकी बारी है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्रांच आप जल्दी से बता दीजिए। Well done, very good. खुश खुश। The branch of biology in which we deal with the classification, identification, and scientific naming of living organism. वो फिजियोलॉजी तो नहीं थी वर्दा, आपने उस सीक्वेंस में बता दिया जिस सीक्वेंस में कल मैंने आपको पढ़ाया था। What is physiology? It is a branch of biology in which we study the function of the different organs in living organism. वेरी गुड वर्दा। ये होता है भाई, नकल के लिए अक्ल की जरूरत है। जो नकल हो रही है उसमें अक्ल इस्तेमाल करो और लेक्चर को सही से देखो कि कौन सी बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट महक। महक जल्दी से देखें बोर्ड पे नेक्स्ट कौन सी ब्रांच है और उसको आप बता दीजिए अनम्यूट करके। यस मिस कौन सी बतानी है? नेक्स्ट देखें आप, फिजियोलॉजी के बाद है इकोलॉजी। Ecology is the study of relationship between living organism and their environment. वेरी गुड, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। और एक और नाम बताया था मैंने इकोलॉजी का, वो क्या था? Environmental biology. वेल डन, वेल डन, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। चलें भाई, अदील निसार नेक्स्ट आप उठा लीजिए, देखिए कौन सी लिखी है बोर्ड पर। पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी जी बताइए। स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स that lived in past and now found in rocks as fossils.
is known as paleontology. Good, 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 Yeah. Anil. It ठीक is है. found. It is further defined as paleontology, study of animal fossils, and paleobotany, study of plant fossils. Well done. Good. वरुण कुमार, पैलियोंटोलॉजी के बाद क्या लिखा है? टेक्सोनॉमी. Taxonomy about the classification, identification of living organisms. Very good. Classification, grouping of living organism. Well done. ठीक है भाई. अलीना, last. Embryology. Embryology is the study of developmental changes which occur after zygote formation is formed up to an organism is formed, known as embryology. Very good. Developmental changes from of zygote to the mature adult organism is known as embryology. तो ये तो हो गया रीकैप हमारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का. जो चंद ब्रांचेस रह गई हैं अब हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं ताकि हम पूरी तरह से हमें पता चल जाए कि बायोलॉजी जो है वो इटसेल्फ सिर्फ प्लांट्स और एनिमल की स्टडी नहीं है बल्कि उनमें प्लांट्स और एनिमल की भी फर्दर और क्या डिटेल्स हैं. तो नेक्स्ट ब्रांच जो अब हम स्टडी करेंगे वो है हमारी जेनेटिक्स. ठीक है, मैं बोर्ड रब करती हूँ. The branch of biology, genetics. Genetics. कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि एक मैंगो ट्री से हमेशा मैंगोज ही क्यों प्रोड्यूस होते हैं? हर साल मैंगो ट्री से मैंगो प्रोड्यूस होते हैं. बाय चॉइस ऐसा नहीं होता कि एक साल मैंगो प्रोड्यूस होंगे, नेक्स्ट ईयर मैंगो ट्री में एप्पल्स लटक रहे होंगे, तीसरे साल हमारा मूड हुआ तो उसमें से बनाना निकल आएंगे. ऐसा तो नहीं होता. हमेशा कैट की बेबीज किटन्स क्यों होती हैं? व्हाई ऑलवेज द कैट गिव बर्थ टू किटन्स, नॉट द पपीज? ऐसे ही होता है ना. कैट की बेबीज किटन्स होती हैं. कैट का अगर कलर ब्लू व्हाइट कलर है तो किटन्स भी व्हाइट कलर की होंगी. अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट है यानी कि स्पॉटेड है, ग्रे है, व्हाटएवर जो भी अपीयरेंस है कैट की, उसके किटन्स भी उसी जैसे होते हैं ज्यादातर, राइट? और पपीज में भी ऐसा ही होता है. और प्लस ये भी होता है कि जिस तरह की कैट है, अगर वो पर्शियन कैट है, एक टाइप होती है कैट्स की, एक किस्म होती है कैट्स में पर्शियन कैट जिसके ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं और उसकी जो टेल होती है ना वो बड़ी प्यारी सी फ्लफी सी होती है. देखिए कभी पर्शियन कैट आप लोगों ने, है ना? तो पर्शियन कैट के जो किटन्स होते हैं वो पर्शियन कैट उसकी अपनी मदर कैट जैसे ही होते हैं या अपने फादर कैट जैसे ही होते हैं. तो दिस इज नोन एज द जेनेटिक्स, जिसमें पेरेंट्स के यानी फादर मदर के कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं उनके चिल्ड्रन में, उनके ऑफस्प्रिंग में या उनके बच्चों में, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में भी तो यही है. अगर हम मदर जो है बात कर रही होती है, देखो मेरी बच्ची कितनी तेज है पढ़ाई में, बिल्कुल मुझ पे गई है ना, ऐसी बोल रही होती हैं. और अगर मदर ही बोल रही होती है, ओफो ये कितनी लड़ाका है, ये तो बिल्कुल अपनी किसी के ऊपर भी रख देती हैं. तो दिस इज बेसिकली, चाहे उनमें फिजिकल अपीयरेंस हो कि वो कैसे दिखते हैं, चाहे उनमें कैरेक्टर्स हो, हैबिट्स हो, सब जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में. और ये भी बायोलॉजी है कि किस तरीके से कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन. दिस इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और उस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स. ठीक है, तो जेनेटिक्स में एक्चुअली हम स्टडी करते हैं और ये भी बहुत वास्ट ब्रांच है. आप कहेंगे सिर्फ कैरेक्टर्स स्टडी करना तो क्या बड़ी बात है, ये तो हमें दिख ही रहा है, ये तो पता ही चल गया. तो एक्चुअली नॉट ओनली द कैरेक्टर, एक एक चीज ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन. आइदर द कैरेक्टर्स और द फिजिकल अपीयरेंस और द हैबिट्स और इवन द डिजीजेस, बीमारियां तक ट्रांसफर होती हैं. कुछ जो अपने पेरेंट्स से चिल्ड्रन में वो हेरिडिटरी डिजीजेस कहलाती हैं. और इस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स को
हम जेनेटिक्स कहते हैं, यानी जिसमें जिस ब्रांच में हम उसे स्टडी करते हैं उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अपने पेन पेंसिल तैयार रखिए, आपके लिए आप लोगों ने कल फरमाइश की थी कि हमें लिख दीजिएगा बोर्ड पर, तो फिर हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप देखिए उस पे इसकी डेफिनेशन है, आप उसको फॉलो करें और आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचेगा और हम जल्दी जल्दी जो है वो चीजें डिस्कस कर सकेंगे। मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ आपसे। आप सबको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? ठीक है, थम्स अप कर दीजिए, आप सबको नजर आ रही है तो। वेल डन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। कॉपी करिए, मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रही हूँ इसको कॉपी करने के लिए। Okay, I hope it's done. गुड, महक का हो गया है, अमृता का भी हो गया है, हानिया भी कर रही हैं। सबके कैमरा ऑन है? जल्दी से सब कैमरास ऑन कर दीजिए सब अपने। वेरी गुड हानिया, गुड। आदिल, इज इट आदिल और अदील? आदिल आई थिंक, राइट? आदिल है, ओके फाइन, ओके हो गया सबका। ओके, द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। 3 दिन से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री से आप अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना। एक कॉमन सी बात ले लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दो केमिकल्स को मिलाएंगे तो केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल रिएक्शन होगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा और उस केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक दूसरा केमिकल कंपाउंड होगा, राइट। ऐसी सारी बातों का आपको बेस होगी कि व्हाट इज केमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली एक इंटीग्रेटेड ब्रांच है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि हम अब बायोलॉजी की फॉर्म में या बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। किस तरह से बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? यानी ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, लाइफ से रिलेटेड हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कंटिन्यूअसली सांस ले रहे हैं, हम सब सांस ले रहे हैं, आप सब ले रहे हैं, मैं ले रही हूँ, सब सांस ले रहे हैं। इस ब्रीदिंग के प्रोसेस में, सांस लेने को ब्रीदिंग कहते हैं, इस ब्रीदिंग के प्रोसेस में हम गैसेस को इनहेल करते हैं और फिर दूसरी गैस को एक्सहेल आउट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो एक गैस जो अंदर जा रही है, हमारे अंदर से वापस जब वो आती है तो वो उस फॉर्म में नहीं होती जिस फॉर्म में अंदर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो गैस हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन होती है और जो हम एक्सहेल आउट करते हैं यानी बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो क्या हमारे अंदर कोई जादूगर बैठा हुआ है, कोई जादू है कि अंदर तो ऑक्सीजन जा रही है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है? अब ऑक्सीजन इज अ केमिकल कंपाउंड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर केमिकल कंपाउंड। और हमें पता है कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि अगर एक गैस किसी दूसरी फॉर्म में या किसी दूसरी गैस में कन्वर्ट हो रही है, इट मींस अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिससे वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। वो क्या केमिकल रिएक्शन है, कहाँ होता है, क्या प्रोसेस है,
वो सारी डिटेल्स अलग हैं, वो अलग बात करेंगे। लेकिन इससे हमें ये एविडेंस पता चलता है कि लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन भी होता है, और उस केमिकल रिएक्शन से जो रिएक्टेंट अंदर जा रहा है वो दूसरी प्रोडक्ट भी फॉर्म कर रहा है, विच इज कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट विदाउट अ केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब लिविंग बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई वी रिलेट लिविंग बॉडी विद अ केमिकल रिएक्शन। लिविंग बॉडी से आया बायो, और केमिकल रिएक्शन से आया केमिस्ट्री, अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एक इंटीग्रेटेड ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, हम उन्हें स्टडी करते हैं, जिसकी एक छोटी सी एग्जांपल हमने ब्रीदिंग से जो है वो एक्सप्लेन की है। अब आप इसकी डेफिनेशंस लिखिए। बायोकेमिस्ट्री, सबको बोर्ड क्लियरली नजर आ रहा है? ठीक है, अच्छा। Biochemistry, it deals with the chemistry and chemical aspects in the living system. केमिकल एस्पेक्ट्स का मतलब वही केमिकल रिएक्शन है जो लिविंग सिस्टम या लिविंग बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, वो एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स भी हो सकते हैं इवन। तो दिस इज बायोकेमिस्ट्री। ओके, गुड। फिर दूसरी ब्रांच है बायो टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ओके, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, दोबारा इसको स्प्लिट कर दीजिए, बायो एंड टेक्नोलॉजी। मैं तो ये ऑनलाइन बायोलॉजी की क्लास को भी इस वक्त बायोटेक्नोलॉजी कह देती हूँ। बायोलॉजी को हम स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड वेबकैम एंड सोशल डिस्टेंसिंग, इतनी दूर से भी बैठ के, तो बायोटेक्नोलॉजी हुई। लेकिन एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये तो एक आम एग्जाम्पल है जो हमने रेंडमली दे दी है। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी क्या है? विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई से भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से फर्दर हम मेडिसिन बनाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। समटाइम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म वी यूज द टेक्नोलॉजी, and that use of technology is under another branch of biology known as biotechnology. आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बचपन से आज तक सुनते हुए आ रहे होंगे आप लोग, बल्कि बचपन में तो आप बड़े तंग होंगे उस बात से जब आपको सुनना पड़ता होगा कि आपकी वैक्सीनेशन की डेट आ गई है, आपकी वैक्सीनेशन होने वाली है। सुना है कभी वैक्सीनेशन? क्या चीज होती है वैक्सीनेशन? कुछ आइडिया है? घर में अगर छोटे बहन भाई हैं तो भी सुनते होंगे, डॉक्टर के पास जाना है, वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के नाम पे उनको एक जबरदस्त किस्म का एक इंजेक्शन लगता है, 1 या 2 या 5, और फिर वो पूरा दिन वो रोते वसूलते रहते हैं और बड़ी तकलीफ होती है। तो व्हाट इज बेसिकली वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है जो किसी भी बीमारी को ना हो, बीमारी उससे पहले वो मेडिसिन दी जाती है, वो इन अ फॉर्म ऑफ इंजेक्शन और एनी फॉर्म में वो दी जाती है। और एक्चुअली वैक्सीनेशन इस फॉर्म या ये दवा बनी या बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से वैक्सीन बनाई गई और वैक्सीन से बहुत सी बीमारियों पे काबू पाया गया, स्पेशली ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरियल या वायरल डिजीजेस हैं, ठीक है। आजकल बड़ी तलाश हो रही है, बल्कि सुनने में आ रहा है कि ये जो आजकल बीमारी चली हुई है कोविड, उसकी भी वैक्सीन तैयार होने जा रही है, तैयार हो गई है या व्हाटएवर जो भी है। तो एक्चुअली उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिनकी वजह से बीमारी होती है, उन्हीं को यूज करके विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एक वैक्सीन बनाई जाती है और उसको हम जो है वो वैक्सीन कहते हैं। और दिस इज बेसिकली विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है इसमें
और मॉडर्न टेक्निक से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी बेनिफिट के लिए यूज किया गया है। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। हो सकता है आप में से किसी ने एक मेडिसिन का नाम सुना हो, इंसुलिन। इंसुलिन का नाम सुना है किसी ने? डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उन्हें इंसुलिन दी जाती है। इंसुलिन को भी विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। आपके पास है बायोलॉजी में ये डिटेल्स कि इंसुलिन कैसे बनती है, कैसे बैक्टीरिया इंसुलिन बनाते हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दूं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं for the production of the new organism, for the production of medicines, or in different areas for our purpose, for our advantage. ठीक है, तो इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। Is that clear? बात समझ आई सबको? Okay, तो लिखिए the definition of biotechnology. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ डेफिनेशन में एक एग्जाम्पल भी शेयर की है। बेकिंग में भी ब्रेड में हम यीस्ट डाल रहे होते हैं। यीस्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यीस्ट डालने से वो ब्रेड डो जो है वो फूलता है, और उस फूलने के बाद उससे हम ब्रेड बनाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर अ टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ द फूड प्रोडक्ट। दिस इज ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी। या आप लोगों ने नाम सुना होगा कि किस तरह मिल्क को से योगर्ट बनता है। तो मिल्क के अंदर जो बैक्टीरियल एक्शन होता है, इट हेल्प्स इन द मेकिंग ऑफ योगर्ट और द मेकिंग ऑफ चीज फ्रॉम मिल्क। सो ये all these things require the living organism, microorganism, for the production of the food products. This is biotechnology. चले, डन हो गया? वेल डन, गुड। ओके, द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं वो है बायोफिजिक्स। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या सीन है, बस जितनी भी ब्रांचेस बताती जा रही हैं ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो दो बायो के मिक्सचर से बनी है, और एक्चुअली तो ये साइंस की दूसरी ब्रांचेस हैं और बायो की कनेक्शन से एक नई ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बन गई है। तो हाँ, ये कनेक्शन या कनेक्टिंग ब्रांचेस ही हैं जिन्हें हम एक इंटीग्रेटेड ब्रांचेस कहते हैं बायोलॉजी की। बायोफिजिक्स क्या चीज होती है? एक आसान जबान में बात करते हैं कि अगर हम कभी गिर जाते हैं, ऐसे गिरते हैं कि जिसमें हमें ये खदशा होता है कि खुदा ना खास्ता हमारी हड्डी टूट गई है, या कोई भी बोन का कोई भी पार्ट, जॉइंट रिप्लेस हो गया है, डिसलोकेट हो गया है, कुछ भी ऐसी चीज हुई है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? डॉक्टर को दिखाते हैं। ठीक है, बिल्कुल दिखाते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर, जाहिर बात है, हड्डी टूटी है तो ऊपर से तो नहीं नजर आ रही ना किसी की हड्डी कहाँ की टूटी है, किस पार्ट में डिसलोकेशन हुई है, जॉइंट डिसलोकेट हुआ है, या जस्ट कोई ऐसे ही इंजरी है। हमें अंदर का तो नजर नहीं आ रहा कुछ भी कि क्या हड्डी के साथ हुआ है। तो हम क्या करते हैं, या डॉक्टर क्या करवाता है? सबसे पहले क्या करवाता है? अमरता, आप बताइए अपना माइक अनम्यूट करके। डॉक्टर क्या करता है जब अगर फील होता है कि हड्डी टूट गई है? तो एक्सरे करता है डॉक्टर। अमरता को अनम्यूट कर देते हैं हम। जी जी अमरता, क्या करता है डॉक्टर? एक्सरे देता है। एक्सरे देता है, वेरी गुड। डॉक्टर जो है फौरन एक्सरे करवाता है अगर
कभी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर हमेशा पहले एक्सरे करवाता है, या अगर आपके कोई बैक पेन है, स्टमक में पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है और वो इतना शदीद दर्द है कि जिसको आप ये नहीं कह सकते कि ये नॉर्मल कुछ खाने पीने से हो गया है, तो उसको भी आपको नहीं पता अंदर क्या ऑर्गन्स हैं, कहाँ कहाँ दर्द हो सकता है और दर्द की वजह क्या है। एक्चुअली हर पेट का दर्द स्कूल से छुट्टी का बहाना नहीं होता है ना। तो अब 3 महीने से तो लोगों के पेट में दर्द होना खत्म हो गया क्योंकि स्कूल तो बंद ही है। तो हर पेट का दर्द सिर्फ बहाना नहीं होता, यकीनन पेट में किसी न किसी वजह से दर्द हो रहा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है किसी ऑर्गन में। तो उसके लिए हम जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कभी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड से इंटरनल ऑर्गन्स दिखते हैं कि आइदर वहाँ कोई स्टोन है या कोई इंफेक्शन है या क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ये तकलीफ हो रही है। तो इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी किया जा रहा है। इंटरनल ऑर्गन्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, इनको स्टडी किया जा रहा है विद द वेव्स, विद द रेजेस, ठीक है। एक्सरे एक काइंड ऑफ रे है और अल्ट्रासाउंड भी एक काइंड ऑफ रेज है। ये सारी रेजेस जो है ये हम फिजिक्स की ब्रांच में स्टडी करते हैं। फिजिक्स हमें बताता है कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजेस हैं जो हमारी बॉडी के टिश्यूज के थ्रू या बॉडी के अंदर पास होती हैं और इंटरनल पिक्चर दिखा देती हैं। यानी एक्सटर्नली तो कोई भी कैमरा हमें दिखाता है, लेकिन बोन्स का एक्सरे सिर्फ एक ऐसा कैमरा दिखा सकता है जिसकी रेजेस बॉडी के आर पार जा रही हो और वो बोन्स की पिक्चर दिखा सके। तो ये रेजेस की स्टडी जो है हम फिजिक्स में करते हैं, लेकिन उन रेजेस को हम मिक्स कर रहे हैं या जॉइंटली स्टडी करते हैं ऑर्गन्स की आइडेंटिफिकेशन या ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए। दैट्स व्हाई वी कॉल इट बायोफिजिक्स, ठीक है। ये जो जितने एक्सरे वगैरह है ये यूज ऑफ रेजेस हैं जो फिजिक्स से आई हैं और उन रेजेस को हम यूज कर रहे हैं टू सी द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बायोफिजिक्स, ठीक है। बात समझ आई सबको? बायोफिजिक्स क्या है, बात समझ आ रही है सबको? ओके, चलें अब इसकी भी डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हाट इज बायोफिजिक्स? Okay, done? Okay, done everyone? ठीक है, हो गया? 1 more minute.
ओके, वेरी गुड। चलें भाई, महक का भी हो गया, मर्ता का भी हो गया। हानिया के लिए अभी रुक जाते हैं 3 सेकंड, और बाकी भी गुड। गुड। अच्छा देखिए, आपने डेफिनेशन कॉपी की होगी, यूजेस ऑफ साउंड वेव्स एज अल्ट्रासाउंड। साउंड वेव्स क्या चीज होती है? ये भी रेजेस ही हैं जिन्हें हम साउंड वेव्स कहते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको फ्यूचर में फिजिक्स के थ्रू भी पता चल जाएंगी, लेकिन हम अपने डायग्नोसिस में, यानी बहुत सारे डायग्नोसिस ऐसे हैं, जैसे वही मैंने अल्ट्रासाउंड की बात की थी कि टू सी द इंटरनल ऑर्गन्स, या एनाटॉमिकल डायग्नोसिस के लिए कि इंटरनल ऑर्गन की में क्या प्रॉब्लम हुई है, उनके डायग्नोसिस के लिए हम इन रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि ये रेजेस जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं थ्रू फिजिक्स के किस रे की क्या रेंज है, वो कितना अंदर तक जाएगी, क्या वो हड्डियों के थ्रू भी पास हो जाएगी या जस्ट स्किन के थ्रू और टिश्यूज के थ्रू पास हो सकेगी। तो ये सारी चीजें तो हमें फिजिक्स बता रही है ना कि ये रे की कितनी स्ट्रेंथ है, कितना पास हो सकती है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फिजिक्स हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं टू सी द इंटरनल ऑर्गन फॉर डायग्नोसिस, किसी बीमारी का मालूम करने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बायोफिजिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमेट्री। बायोमेट्री, अच्छा, बायोमेट्री, कभी आप लोग जाते हैं एक डॉक्टर के पास और वो आपकी आई साइट चेक करते हैं। जिन जिन लोगों के चश्मे लगे हुए, स्पेक्टिकल्स, जो चश्मे लगे हुए, जब आप लोग डॉक्टर के पास अपनी आई साइट चेक कराने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपको एक स्क्रीन पर या दीवार पे प्रोजेक्टर से अल्फाबेट्स या फिगर्स आ रहे होते हैं और उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। आप एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहली लाइन में बड़ा बड़ा 5 लिखा होता है, अगर मैं सही बता रही हूँ तो, हमेशा। तो वो गोल मटोल सा 5 सबको नजर आ जाता है। फिर आप और नीचे आते हैं, मोस्टली जिनकी आई साइट वीक होती है उन्हें आखिरी लाइन नहीं दिख रही होती या उससे पहले की नहीं दिख रही होती। तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि ये आपके लेंस का डिफेक्ट है। आपके आंखों में एक लेंस है, ठीक है, उस लेंस का डिफेक्ट है जिसकी वजह से आप या तो सब कुछ पढ़ सकते हैं या सब कुछ पढ़ नहीं सकते। अब डॉक्टर का काम क्या होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि आपने जो लाइन नहीं पढ़ी है उसकी क्या वजह है, आपके लेंस में कितना डिफेक्ट है, कितने मीटर का डिस्टेंस आप पढ़ सकते हैं और कितने मीटर का डिस्टेंस आप पढ़ नहीं सकते। तभी वो सजेस्ट करता है कि आपको कौन से वाले नंबर के लेंसेज लगेंगे। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रही है सबको बात? तो ये दिस इज द स्टडी ऑफ द मेजरमेंट, जो आपकी विजन को चेक करने के लिए यूज की जा रही है। फिर उसमें एंगल्स भी होते हैं कि लेंस का, आपकी आंख में जो लेंस है जिसके थ्रू आप देख पाते हैं, उसमें क्या डिफेक्ट है, उसके एंगल्स में डिफेक्ट है, कितना मेजरमेंट का डिफेक्ट है। ये सारी स्टडी जो है विजन को पढ़ने के लिए या आईसाइट को पढ़ने के लिए जो मेजरमेंट यूज की जा रही है, इसको हम कहते हैं बायोमेट्री। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन के किस तरीके से स्टडी किया जा रहा है कि क्या है। इसके अलावा अगर कभी कोई ट्यूमर, बॉडी में कोई दाना हो जाता है, कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट में इंटरनली दाना हो जाता है, उसको भी थ्रू वो जैसे हमने अल्ट्रासाउंड की बात की थी, उसके थ्रू हम स्टडी करते हैं कि उसका साइज कितना बड़ा है, ऑर्गन में कितना स्प्रेड है। तो यहाँ पे भी मेजरमेंट यूज हुई है। एंड बिकॉज फॉर द डायग्नोसिस और द स्टडी ऑफ एनीथिंग इनसाइड द लिविंग बॉडी, हम उस मेजरमेंट को इससे ज्वाइन कर देते हैं लिविंग प्रोसेस से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और इस वजह से इस ब्रांच को हम कहते हैं बायोमेट्री। मीट्री स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक्स, मेजरमेंट्स और टू मेजर, ठीक है, टू मेजर, किस तरह से मेजर किया जा रहा है उस लिविंग डिफेक्ट को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफेक्ट को। दिस इज नोन एज बायोमेट्री। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर? ओके, चलें अब इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन।
ओके गुड, अलीना का हो गया है, वर्दा का भी हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब आपने इस डेफिनेशन में देख लिया होगा कि इट इज द मेजरिंग ऑफ द पावर ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया बेसिकली क्या चीज होती है, इंटरनल पार्ट है, ये आई का इंटरनल पार्ट है। इन सब की डिटेल्स जब आपको आई पढ़ाई जाएगी बायोलॉजी में तो पता चल जाएगी कि कौन सा पार्ट है और उसकी पावर में क्या वो आ जाता है। लेकिन एक बेसिक्स आपको पता चल गई है कि वो आंखों के डॉक्टर भी मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं कॉर्निया की पावर मालूम करने के लिए कि कॉर्निया कितने डिस्टेंस की मेजरमेंट होता है उनके, कि कितने डिस्टेंस को देख सकते हैं और कितने डिस्टेंस पे नहीं देख सकते, तो उसके लिए उन्हें क्या रेमेडी करनी चाहिए, कौन सा लेंस यूज करना चाहिए। दिस ऑल इज बायोमेट्री। ओके, द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें इज नोन एज बिहेवियरल बायोलॉजी। बिहेवियरल बायोलॉजी। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, बायोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है कि वो ह्यूमन बिहेवियर और नॉट ओनली ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। और बिहेवियर का मतलब है कि वो कौन से एक्शन, कोई भी किसी भी चीज का, कोई भी सामने चीज हो रही है, उस एक्शन पे वो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, उनका क्या बिहेवियर होगा। दिस इज बेसिकली नोन एज बिहेवियरल बायोलॉजी। इसके हम बहुत सारी एग्जांपल्स अभी आपको बता देते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी कि ये बिहेवियर से बायोलॉजी का क्या ताल्लुक है। बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को भी स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल है, प्लांट्स का बिहेवियर स्टडी किया जा रहा है कि प्लांट्स जो हैं वो, कुछ प्लांट्स टूवर्ड्स लाइट अपनी ग्रोथ को ज्यादा शो कर रही हैं, या उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो टूवर्ड्स लाइट जो है वो ज्यादा ग्रो करते हैं, और अवे फ्रॉम लाइट जो है वो कम ग्रो करते हैं। ठीक है, या अवे फ्रॉम लाइट ज्यादा ग्रो करते हैं एंड टूवर्ड्स लाइट से वो बैकअप हो जाते हैं या उस तरफ मूव नहीं करते। ये एक प्लांट की एग्जांपल है। या कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अंडर वाटर हैं, डीप सी में हैं, एंड दे मूव टूवर्ड्स द लाइट। क्यों दे मूव टूवर्ड्स द लाइट? बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, बिकॉज ऑफ सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस। तो ये उनका बिहेवियर है ऑन अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के हिसाब से उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, या उनका क्या बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करती हूँ, नॉकटर्नल्स। नॉकटर्नल्स क्या चीज है? ये एक टर्मिनोलॉजी है, नॉकटर्नल्स। ठीक है, नॉकटर्नल्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रात को सो जाते हैं और सुबह जो रात को जागते हैं और सुबह जो है वो पूरी दिन सोते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैट्स, चमगादड़ें, वो पूरी रात जागती हैं और दिन में वो सोती हैं। या और भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो नॉकटर्नल्स हैं। वो किस वजह से नॉकटर्नल्स हैं? वो समटाइम्स अपनी सराउंडिंग की वजह से नॉकटर्नल है, समटाइम्स अपने बॉडी ऑर्गन्स की वजह से नॉकटर्नल है। यानी रात में डिम लाइट में उनके सेंसेस अलग तरीके से वर्क करते हैं और डे लाइट में उनके सेंसेस जो हैं वो काम नहीं करते। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे देयर आर सम स्नेक्स जो बहुत गर्म जगह पे होते हैं, लाइक डेजर्ट्स में होते हैं। वो क्या करते हैं? वो पूरा दिन सोते हैं डेजर्ट में, रेत के अंदर होल बना के पूरी दिन सोते हैं, क्योंकि दिन में होती है बहुत शदीद गर्मी, डेजर्ट में पानी भी नहीं होता, और रात को जो है वो पूरी रात जागते हैं। दे कम आउट फ्रॉम देयर होल्स एंड फाइंड आउट देयर फूड एंड इन सर्च ऑफ फूड वो इधर उधर घूमते हैं। सो दे आर ऑल्सो नोन एज नॉकटर्नल्स। तो ये इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुई? देखें, इसमें एक तो उनकी एनवायरमेंट इन्वॉल्व हुआ कि गर्मी की वजह से वो छुप रहे हैं और रात में आ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये इन्वॉल्व हुआ। फिर उनकी बॉडी केमिस्ट्री, उनके बॉडी के केमिकल रिएक्शंस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, कि क्या बॉडी में ऐसा रिएक्शन होता है या क्या ऐसे सेंसेस हैं जिसकी वजह से वो रात में जाग रहे हैं और दिन में जो है वो सो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनके बिहेवियर को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से चेंज कर देती हैं, और इसी बिहेवियरल स्टडी को हम कहते हैं बिहेवियरल बायोलॉजी। ये बिहेवियरल बायोलॉजी में बायोलॉजी की ऑल अदर ब्रांचेस लाइक बायोकेमिस्ट्री, बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस, बायोमेट्री, बॉडी के अंदर व्हाटएवर मेजरमेंट्स जो भी हैं, फिर इकोलॉजी,
एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, उन सबको मिला के जो बिहेवियरल चेंजेस आ रही हैं उसको हम कहते हैं बिहेवियरल बायोलॉजी। मैं इसकी एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करती हूँ, फिर आपको डेफिनेशन लिखवाती हूँ। एग्जांपल पिक्चर के थ्रू डिस्कस कर रही हूँ, जरा आप अपनी स्क्रीन पे देखिए जो पिक्चर आ रही है। देखें, इस पिक्चर में हमने ये एग्जांपल शो की है बिहेवियरल बायोलॉजी की, कि पहली कंडीशन ये है कि डॉग के सामने फूड रखा हुआ है, फूड की प्रेजेंस में डॉग के मुंह से जो है वो स्लाइवा, ड्रिपिंग ऑफ स्लाइवा हो रही है, थूक गिर रहा है उसका, क्योंकि उसके सामने फूड रखा हुआ है, ये उसका बिहेवियर है। सेकेंडली, फूड नहीं है लेकिन हम बेल बजाएंगे, सिर्फ बेल बजाने से जब सामने फूड नहीं होगा तो डॉग के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, उसका स्लाइवा ड्रिपिंग नहीं हुई। फिर हमने एक और कंडीशनिंग की है, उसमें क्या किया है कि फूड के सामने बेल बजाई है, अब फूड भी है और बेल भी बज रही है। अब इसके बिहेवियर में क्या चेंज आ जाएगा, अब डॉग के बिहेवियर में चेंज आ जाएगा कि वो इस बेल की आवाज को समझेगा कि ये वो बेल है जो खाने के वक्त बजती है। तो बेल बजने से ही, लास्ट पिक्चर में देखें, बेल बजने से ही उसके मुंह से स्लाइवा ड्रिपिंग शुरू हो जाएगी। क्या बिहेवियर चेंज आया, उसको हमने ये कंडीशन दे दी कि जब उसका फूड सर्व किया जाएगा, उसके सामने खाना रखा जाएगा, तो घंटी बजाई जाएगी, बेल बजाई जाएगी। और ये बेल बजने का मतलब यही हुआ कि अब फूड सर्व होने वाला है या फूड उसको मिलने वाला है। तो इस कंडीशन के थ्रू उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए। एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी इसमें इकोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, एनवायरमेंट हमने ऐसा क्रिएट कर दिया कि व्हेनेवर वी सर्व अ फूड टू अ डॉग, we bring a bell, and by hearing only the ringing bell, तब भी उसका स्लाइवा ड्रिपिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये उसके बिहेवियरल चेंज है कि जब जब बेल बजती है उसको फूड मिलता है, तो सिर्फ बेल बजने से भी उसकी ड्रिपिंग होगी। इज दैट क्लियर? यानी पहले सिर्फ फूड को देख के हो रही थी, बेल का उससे रिलेशन नहीं था। जब हमने रिलेशन बनाया तो ऑटोमेटिकली उस डॉग के बिहेवियर में ये चेंज आया कि अब वो उस बेल से भी रिलेट करेगा अपने फूड को, एंड ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर में वो चीजें आ जाएंगी जो फूड देख के होती थी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। ये बिहेवियरल चेंज क्या होता है जो डिफरेंट वजह से आता है। अगर आप लोगों को समझ में आया, आप थम्स अप कर दीजिए, तो फिर हम डेफिनेशन लिखते हैं इसके। बिहेवियरल चेंज समझ में आया क्या होता है? तो किसी भी एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, सराउंडिंग की वजह से हम बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। खतीजा समझ में आया? वर्दा, अलीना, वरुण, बुशरा, तैयबा, सबको समझ आ रहा होगा? ठीक है। अच्छा, सुमेरा ने आज तक अपना जो है वो ऑन नहीं किया है। आज तो जयान भी कैमरा ऑन नहीं किए हुए, ऐसी क्या वजह है भाई? जयान जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए। मरियम, उमर, आप लोगों को मैंने कभी देखा ही नहीं। सुमेरा, मरियम और उमर कौन है? जल्दी से आप लोग भी अपना कैमरा ऑन कीजिए ताकि आप को हम देख सकें। और ये आपकी डेफिनेशन आ गई है बिहेवियरल बायोलॉजी की, इसको प्लीज आप लोग कॉपी कर लीजिए। गुड, जयान ने बात सुन ली है, मरियम ने भी सुन ली है, सुमेरा ने अभी तक नहीं हमें फॉलो किया, उमर ने भी। देखें, अगर आप लोग अपना कैमरा ऑफ करेंगे ना तो मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगी। क्लासरूम में बंद करके थोड़ी बैठते हैं।
ओके गुड, सबके थम्स अप हो रहे हैं, वेल डन। अच्छा, अब एक दफा डेफिनेशन के हिसाब से भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने कहा ना कि ये मिली हुई है या इंटरसेक्टेड है, जॉइंटेड है दूसरी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से भी, जैसे बायोकेमिस्ट्री से भी, कि बॉडी के केमिकल रिएक्शंस हैं तभी तो स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है उस डॉग का, वो जो मुंह में उनके थूक प्रोड्यूस होता है, या आपके भी जब आप कोई खाने की मजेदार चीज देखते हैं, बाज दफा तो सिर्फ खुशबू से ही आपके मुंह में स्लाइवा आ जाता है, ठीक है, बाज दफा सिर्फ जिक्र से भी आ जाता है, ऐसा होता है ना। जब तक कोई चीज आपने टेस्ट ना की हो, आप तो उसका आप स्लाइवा नहीं आएगा मुंह में, आपको नहीं पता वो कितनी टेस्टी है, आपने सिर्फ नाम सुना है, पिज्जा नाम सुना है आपने, जब आपने टेस्ट कर लिया हो तो कितनी मजेदार चीज है, अब नेक्स्ट टाइम सिर्फ नाम सुनने से ही आपका मुंह पानी से भर सकता है, एंड आई एम श्योर इस पर काफी लोगों का भर गया है। तो दिस इज अगेन, इसमें बायोकेमिस्ट्री आ गई कि वो स्लाइवा प्रोडक्शन, केमिकल प्रोडक्शन हुई है, प्लस ये फिजियोलॉजी, बॉडी फंक्शंस, यानी आपकी एपेटाइट भी समटाइम्स फूड की जिक्र से आपके मुंह में स्लाइवा प्रोड्यूस कर सकती है। इसमें एवोल्यूशनरी थ्योरीज भी इवॉल्व हैं कि जिससे ये जनरेशन टू जनरेशन ये बिहेवियरल चेंजेस जो है वो आगे भी जाती जा रही है। एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट जनरेशंस में ये ट्रांसफर होती जा रही होती है। और इकोलॉजी की तो हमने अभी भी बात की थी कि क्या एनवायरमेंटल चेंज हम लेके आए, क्या सराउंडिंग में ऐसा किया कि वो बेल की आवाज को भी खाने के वक्त की घंटी समझ रहा है, और जिसकी वजह से उसका स्लाइवा निकलना शुरू हो गया उस डॉग का जो पिक्चर में था। क्यों? क्योंकि वो उस बेल को रिलेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी इस बिहेवियरल बायोलॉजी में इंटरसेक्टेड है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है मिली हुई है, जुड़ी हुई है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज बिहेवियरल बायोलॉजी। यहाँ पे हमारी सारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट हमने जैसे बात की थी, नेक्स्ट हम जो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सेल से स्टार्ट करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल और उनके फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, एंड देन वी मूव ऑन टू फर्दर डिटेल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं मीटिंग अभी ओवर नहीं कर रही हूँ। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई बात जो समझ ना आई हो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे आप सब मुझे दिख रहे हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहें। जी, आप हाथ उठा दें, मैं अनम्यूट कर दूंगी, आप जल्दी से अपना सवाल कर लीजिएगा मुझसे। ओला, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है बेटे? नो, ओके। बुशरा, वर्दा, खतीजा कहाँ गई? खतीजा चली गई? ओके, ठीक है भाई, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। मंडे को, मंडे है हमारा नेक्स्ट क्लास टाइम टेबल में। एम आई राइट? एम आई राइट? ओके, अल्लाह हाफिज।